नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 40। पहला प्रश्न है, व्हाट्सएप का ग्लोबल सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कुणाल शाह। भारतीय फिनटेक प्लेटफॉर्म क्रेड और फ्री चार्ज के संस्थापक कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है, जहां वह लंबे समय से इस पद को संभाल रहे विल कैथकार्ट का स्थान लेंगे। इस ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी के तहत व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा बेंगलुरु स्थित फिनटेक फर्म क्रेड में $900 मिलियन यानी लगभग 8,550 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश कर रही है, जिससे क्रेड का मूल्यांकन हो जाएगा $4.5 बिलियन। भारत का पहला प्रीमियर कोटेड ऑटोमोटिव स्टील प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है, जिसने हाल ही में घरेलू उत्पादन शुरू किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। यह प्लांट गुजरात के हजीरा सूरत में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है। इस संयंत्र ने हाल ही में जैगनेलिस प्रोटेक्ट नामक प्रीमियम जिंक एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कोटेड स्टील का घरेलू उत्पादन शुरू किया है, जो यूरोप के बाहर इस अत्याधुनिक तकनीक का पहला उपयोग है। यह उच्च तकनीकी स्टील असाधारण जंगरोधी यानी कोरोजन रेजिस्टेंट गुणों से भरपूर है, जिसका उपयोग वाहनों के चेसिस और डोर पैनल जैसे महत्वपूर्ण पुर्जों को बनाने में किया जाएगा। यूके की लेबर पार्टी में उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा किसने की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कीर स्टारमर। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपनी ही लेबर पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और राजनीतिक दबाव के चलते 20 जून को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। मई 2026 के स्थानीय चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन, रक्षा मंत्री जॉन हीली के इस्तीफे और इनके प्रतिद्वंदी एंडी बर्नहैम द्वारा मेकरफील्ड उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद स्टारमर की स्थिति बेहद कमजोर हो गई थी। किस देश ने 2025 में दुनिया के शीर्ष जहाज रिसाइकलिंग राष्ट्र के रूप में अपना स्थान हासिल किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हमारा प्यारा देश भारत। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इंडिया वर्ष 2025 में वैश्विक शिप रिसाइकलिंग बाजार में अपनी हिस्सेदारी 2024 के 30.1% से बढ़ाकर 35.4% करते हुए दुनिया का शीर्ष जहाज रिसाइकलिंग राष्ट्र बनकर उभरा है। इस दौरान देश में जहाज़ों का पुनर्चक्रण लगभग 60% की भारी बढ़त के साथ 3 मिलियन सकल टन ग्रॉस टन तक पहुंच गया है, जो केंद्र सरकार के निरंतर नीतिगत सुधारों और आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शा रहा है। भारत के 115 रिसाइकलिंग केंद्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व पर्यावरण मानकों हांगकांग कन्वेंशन, ध्यान में रखिएगा, का कड़ाई से पालन करने के कारण ही देश ने यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा जैविक मसाला प्रसंस्करण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा जैविक मसाला प्रसंस्करण केंद्र मेघालय के री भोई जिले के भोई रिंगमोम में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। ईस्टर्न री भोई ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित इस अत्याधुनिक केंद्र की वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 10,000 मीट्रिक टन से अधिक है, जो मुख्य रूप से अदरक, हल्दी और काली मिर्च जैसे उच्च गुणवत्ता वाले मसालों को प्रोसेस करता है। क्या आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे।
बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे, तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन अकेडमी टाइप कीजिए, इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए, स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेस चुनिए, करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। किस राज्य में कल्याणी के पास एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित करने की घोषणा की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता हवाई अड्डे पर यात्रियों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए नदिया जिले के कल्याणी में एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित करने की घोषणा की है। राज्य के बजट में शामिल इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए प्रारंभिक विकास कार्य और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। भारत के किस राज्य में देश के पहले वाणिज्यिक स्तर के कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले लखनपुर में देश के पहले वाणिज्यिक स्तर के कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। इस ऐतिहासिक परियोजना का निर्माण कोल इंडिया लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के संयुक्त उद्यम यानी ज्वाइंट वेंचर के तहत किया जा रहा है, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 11,789 करोड़ रुपये है। हाल ही में पैक्स सिलिका समिट में किस देश के नेतृत्व वाली पहल के तहत भारत सहित 35 राष्ट्रों ने एआई पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका समिट में भारत सहित 35 देशों ने एआई अवसर पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीकों के विकास के लिए एक सुरक्षित, भरोसेमंद और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन का निर्माण करना है। वाशिंगटन डीसी में हुए इस वैश्विक समझौते के तहत सदस्य देश एआई के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने, कंप्यूटिंग क्षमता का विस्तार करने, ऊर्जा संसाधनों को मजबूत करने और कुशल प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 से अपग्रेड करके नवरत्न सीपीएसई का दर्जा प्रदान किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम को जून 2026 में मिनी रत्न कैटेगरी 1 से अपग्रेड करके नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी CPSE का दर्जा दिया गया है। कोलकाता में स्थित यह युद्धपोत निर्माता कंपनी देश की 29वीं नवरत्न कंपनी बन गई है, जिसे यह सम्मान उसके उत्कृष्ट वित्तीय प्रदर्शन और उन्नत जहाज़ों के निर्माण के लिए मिला है। नवरत्न का दर्जा मिलने से GRSE को अब भारत सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपये तक के निवेश करने और ज्वाइंट वेंचर स्थापित करने की मान्यता मिल गई है। 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक भारत के किस शहर में संपन्न हुई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। यह महत्वपूर्ण बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित की गई, जिसमें सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास पर गहन चर्चा की। इस दौरान सभी देशों ने कार्बन उत्सर्जन कम करने और सौर व पवन जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई है। बैठक के अंत में एक साझा घोषणा पत्र भी अपनाया गया, जो भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान प्रदान और संयुक्त निवेश को गति देने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एमपीएन अकेडमी का
टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा, और एमपीएन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। किस देश के माउंट फिएगो ज्वालामुखी में हुए भीषण विस्फोट के कारण पर्यटकों को सुरक्षित निकालना पड़ा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला में स्थित वोल्केन डे फ्यूगो ज्वालामुखी, जिसे आग का ज्वालामुखी भी कहा जाता है, मध्य अमेरिका के सबसे खतरनाक और सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। हाल ही में इसमें हुए एक भीषण और अचानक विस्फोट के कारण बड़े पैमाने पर जलती हुई राख, जहरीली गैसें और गर्म लावा की नदियां यानी पायरोक्लास्टिक फ्लोज नीचे ढलानों की ओर बहने लगी, जिससे पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। ज्वालामुखी के इस रौद्र रूप और आसमान में कई किलोमीटर ऊपर तक उठे राख के गुबार को देखकर प्रशासन ने तुरंत हाई अलर्ट जारी किया था। किस देश की अंतरिम अध्यक्ष डेल्सी रोड्रिग्ज ने हाल ही में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के कारण लगभग 164 लोगों की मौत की पुष्टि की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला। और जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो अब इसकी संख्या बढ़ के 1000 से भी ऊपर हो गई है। जून 2026 में वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 ऐतिहासिक और विनाशकारी भूकंपों के बाद वहां की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने आधिकारिक तौर पर इन मौतों की पुष्टि की। महज 1 मिनट के अंतराल पर आए इन 2 शक्तिशाली झटकों का मुख्य केंद्र तटीय शहर मोरोन के पास था, जिससे राजधानी काराकास और ला मुआयरा राज्य में भारी तबाही हुई है। विश्व की कौन सी पहली फार्माकोपिया बन गई है जिसमें विशेष आईपी 2026 ब्लड मानकों को शामिल किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारतीय फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा भारतीय फार्माकोपिया आईपी 2026 का 10वां संस्करण जारी किया गया है, जिसके साथ ही यह राज्य और रक्त घटकों के लिए विशिष्ट मानकों को शामिल करने वाली दुनिया की पहली फार्माकोपिया बन गई है। इंडियन फार्माकोपिया आयोग द्वारा विकसित इस नए संस्करण में रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवाओं की गुणवत्ता और रोगी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 20 विशिष्ट मोनोग्राफ शामिल किए गए हैं। भारत के किस राज्य में पहली बार सिस्तान सैंड बोआ की उपस्थिति दर्ज की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। भारत में पहली बार सिस्तान सैंड बोआ की उपस्थिति राजस्थान के थार रेगिस्तान जैसे बीकानेर, चूरू और सीकर में दर्ज की गई है। यह एक गैर विषैला, रात में सक्रिय रहने वाला और जमीन में बिल बनाकर रहने वाला सांप है जो कैमोफ्लेज यानी छलावतरण, अलग अलग प्रकार के रंग बदल सकते हैं, बेहद माहिर होते हैं और पहले केवल ईरान तथा पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ ही भारत में सैंड बोआ प्रजातियों की कुल संख्या बढ़ के हो गई है 4। 52वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। यह शिखर सम्मेलन फ्रांस के एवियां ले बैं शहर में 15 से 17 जून तक आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में भाग लिया। इन्होंने इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी जैसे प्रमुख G7 नेताओं ने वैश्विक आर्थिक व भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। किस संस्थान द्वारा हेलिना मिसाइल विकसित की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, DRDO। हेलिना मिसाइल भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले संगठन DRDO द्वारा विकसित की गई है और यह तीसरी पीढ़ी की एक अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM है, जो दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है। मुख्य रूप से सैन्य हेलीकॉप्टरों जैसे ALH ध्रुव से लॉन्च किए जाने के लिए डिजाइन की गई इस मिसाइल की मारक क्षमता
500 मीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक है, जो रात और दिन दोनों समय हर मौसम में दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के लिए बनाए गए इस विशेष संस्करण को ध्रुवास्त्र के नाम से जाना जाता है। किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने अफीम उत्पादन के मामले में अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़कर नंबर 1 रैंक हासिल किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में तालिबान के प्रतिबंध के बाद अफगानिस्तान में अफीम उत्पादन में 95% की ऐतिहासिक गिरावट आई है, जिससे म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादन देश बन गया है। गृह युद्ध और आर्थिक अस्थिरता के कारण म्यांमार का गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र अब वैश्विक स्तर पर हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स की आपूर्ति का मुख्य केंद्र बन गया है। तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई थाई मामन थंगा मोदिरा थेटम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महिला कल्याण व मातृत्व सहायता। तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना मुख्य सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव यानी सुरक्षित डिलीवरी को बढ़ावा देना और गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। तमिल संस्कृति की पारंपरिक मामा यानी थाई मामन द्वारा सोने का उपहार देने की प्रथा से प्रेरित इस योजना के तहत 22 जून 2026 या उसके बाद सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात शिशु को राज्य सरकार की ओर से 1 ग्राम सोने की अंगूठी उपहार में दी जाएगी। सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन चक्र 6। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है, जिसके तहत 16 राज्यों में 80 से अधिक ठिकानों पर 60 विशेष टीमों द्वारा एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट की फर्जी वेबसाइट और नकली अदालती दस्तावेजों का सहारा लेकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट के जाल से फंसाने वाले एक बड़े संगठित सिंडिकेट को ध्वस्त करना है। विश्व का पहला परमाणु प्रक्रिया ताप आधारित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कलपक्कम। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व का पहला परमाणु प्रक्रिया ताप आधारित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित यह संयंत्र कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र तकनीक पर काम करता है, जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी यानी वेस्ट हीट का सीधे उपयोग करके पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाती है। अमेजन ने वर्ष 2030 तक भारत में अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई के विस्तार के लिए कितने निवेश की घोषणा की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 48 बिलियन $48। अमेजन ने भारत में अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वर्ष 2026 से 2030 के बीच 13 बिलियन $, जो कि रुपये में कन्वर्ट करेंगे 1.22 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है, जिससे 2030 तक इसका कुल निवेश बढ़कर 48 बिलियन $, से अधिक हो जाएगा। अमेजन वेब सर्विसेज का यह भारी भरकम फंड मुख्य रूप से मुंबई और हैदराबाद के डेटा सेंटरों को आधुनिक बनाने और उन्नत एआई टूल्स विकसित करने पर केंद्रित है। शोधकर्ताओं ने किस राज्य में ब्रैकी बैक्टीरियम नेताजी नामक एक नई जीवाणु प्रजाति की खोज की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की हुगली नदी, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, से इस नई जीवाणु प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में रखा गया है। नेताजी महाविद्यालय, वर्धमान विश्वविद्यालय, आईआईटी बीएचयू और जापान के हिरोशिमा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया यह बैक्टीरिया औद्योगिक कचरे के विषैले रसायन पी नाइट्रोफेनॉल को कुशलतापूर्वक विघटित कर सकता है। अपनी उच्च सहनशीलता के कारण यह आर्सेनिक, लेड और कैडमियम जैसी खतरनाक भारी धातुओं की उपस्थिति में भी जीवित रहने में सक्षम है। किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया है?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्लोवाकिया। जून 2026 में अपनी ऐतिहासिक ब्रातिस्लावा यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है। वर्ष 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी जहां राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने उन्हें इस विशेष सम्मान से नवाजा है। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस स्थान पर बनाए जाने की मंजूरी मिली है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पालघर। भारत के पहले अपतटीय हवाई अड्डे यानी ऑफशोर एयरपोर्ट को महाराष्ट्र के पालघर जिले में वधावन बंदरगाह और कोरे बीच के पास समुद्र के भीतर बनाने की मंजूरी मिली है, जिसे मुंबई महानगर क्षेत्र के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के क्षेत्र के रूप में 45,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विकसित किया जाएगा। उत्तान विरार समुद्री मार्ग से लगभग 5 किलोमीटर दूर रिक्लेम्ड लैंड यानी कृत्रिम जमीन पर बनने वाले इस हवाई अड्डे में 2 समानांतर रनवे होंगे और यह सालाना 9 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। किस देश ने FIH महिला नेशंस कप 2026 का खिताब जीता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अपना प्यारा देश भारत। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑकलैंड में खेले गए FIH महिला नेशंस कप 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर ऐतिहासिक खिताब जीता है। इस मुकाबले में भारत की ओर से खेल के पहले ही क्वार्टर में नवनीत कौर चौथे मिनट में और सुनेलिता टोप्पो 15वें मिनट में ने शानदार गोल करके टीम को निर्णायक बढ़त दिलाई। पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए भारतीय टीम ने यह दूसरी बार प्रतिष्ठित नेशंस कप ट्रॉफी अपने नाम की है। इस शानदार खिताबी जीत के सबसे बड़े फायदों में से एक यह रहा कि भारत ने आगामी सीजन के लिए FIH हॉकी महिला प्रो लीग में अपनी जगह फिर से सुरक्षित कर ली है। रूस में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला महोत्सव में किस भारतीय कलाकार ने गोल्डन सैंड मास्टर कप जीता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन पटनायक। रूस के कैलिनिनग्राद में आयोजित इस महोत्सव में ओडिशा के प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने गोल्डन सैंड मास्टर कप रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में दुनिया भर के 12 शीर्ष रेत कलाकारों ने हिस्सा लिया था, जहां पटनायक ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे संवेदनशील विषय पर एक बेहद खूबसूरत और विचारोत्तेजक 12 फुट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई। भारत का पहला पादप कोशिका किण्वन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन प्लांट सेल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास में। हर्बा लाइफ इंडिया ने IIT मद्रास के साथ मिलकर भारत के पहले सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन प्लांट सेल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य हर्बल बायोमास का सतत उत्पादन करना और मूल्यवान फाइटोकेमिकल्स का विकास करके प्रयोगशाला के आविष्कारों को व्यावसायिक स्तर पर लाना है। संस्मरण द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ ए मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स किसके जीवन पर आधारित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शुभांशु शुक्ला। यह पुस्तक भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के जीवन और उसकी असाधारण यात्रा पर आधारित है, जिन्हें इसरो द्वारा भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियम 4 मिशन के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। इस संस्मरण में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक सामान्य परिवार से निकलकर एक कुशल लड़ाकू पायलट बनने, सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान उड़ाने के इनके अनुभवों और फिर कड़े राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण को पार कर अंतरिक्ष यात्री बनने के उनके प्रेरक सफर को दर्शाया गया है। इसरो ने हाल ही में महेंद्रगिरी में किस इंजन के पावर हेड टेस्ट आर्टिकल PHTA का सफल हॉट टेस्ट किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेमी क्रायोजेनिक इंजन SE2000। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन के
पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का सफल हॉट टेस्ट किया है। पर्यावरण के अनुकूल तरल ऑक्सीजन और शुद्ध केरोसिन यानी इसरोसिन ईंधन पर आधारित इस इंजन का परीक्षण पहली बार 175 टन थ्रस्ट स्तर पर किया गया, जो इसकी कुल क्षमता का लगभग 88% है। इस परीक्षण के दौरान मुख्य टर्बो पंपों ने बेहद उच्च दबाव पर स्थिर और सटीक प्रदर्शन किया, जो इस जटिल तकनीकी परिपक्वता को दर्शाता है। इस सेमी क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 के वर्तमान कोड चरण को अपग्रेड करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। मिशन शक्ति सैट पहल का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्पेस किड्स इंडिया। यह मिशन भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक अंतरिक्ष शिक्षा पहल है, जिसे इसरो का सहयोग प्राप्त है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के 108 देशों की 12,000 स्कूली छात्राओं जो 12 से 18 वर्ष के अंतर्गत आते हैं को सैटेलाइट निर्माण और स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना है, जिसके तहत प्रत्येक देश से चुनी गई एक छात्रा को सैटेलाइट और अंतरिक्ष यान प्रोटोटाइप बनाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 2 उपग्रह, एक पृथ्वी की निचली कक्षा और एक चंद्रमा के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें अक्टूबर 2026 में इसरो के रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।